और चलिए अब देखते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी। दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेसियों ने आज भोपाल में रोशनपुरा चौराहे से लेकर मालवीय नगर तक पैदल मार्च किया और साइकिल रैली निकाली। इसके अलावा कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जो पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त चार्ज लगाया गया है उसको वापस लिया जाए। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा जो पेट्रोलियम कंपनियां हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर रही है उसको भी तत्काल वापस लिया जाए। कांग्रेसियों ने रोशनपुरा से लेकर मालवीय नगर तक पैदल मार्च करके एसडीएम को सीएम शिवराज के नाम पर ज्ञापन सौंपा। दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि उन्हें मुख्यमंत्री निवास तक जाने दिया जाए ताकि वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन दे सकें, लेकिन कांग्रेसियों को पहले ही मालवीय नगर पर रोक लिया गया। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि सबसे ज्यादा रेट पेट्रोल और डीजल के मध्य प्रदेश में है और इसके लिए सरकार को तत्काल फैसला लेकर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करना चाहिए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया। इसी के तहत इंदौर में कांग्रेस ने मधुमिलन चौराहे से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक साइकिल रैली निकाली। इस रैली का नेतृत्व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नियमों की अनदेखी की और अनुमति की शर्तों का उल्लंघन भी किया। दरअसल इन दिनों डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से नाराज होकर कांग्रेस ने प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने पूर्व से ही सख्ती दिखाते हुए महज 10 लोगों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए साइकिल रैली निकालने की अनुमति दी। रैली को निकालने के लिए मधुमिलन चौराहे से लेकर संभाग आयुक्त कार्यालय तक की अनुमति दी गई थी। वहीं साइकिल रैली में केवल 10 लोगों के शामिल होने के निर्देश दिए थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐन वक्त पर रैली का रूट बदल दिया और राजबाड़ा तक रैली निकालकर वापस संभाग आयुक्त कार्यालय तक पहुंचे। वहीं रैली के दौरान 10 से ज्यादा साइकिल सवार कांग्रेस नेता के साथ थे। वहीं बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल और गाड़ियां भी शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है, जनता की जेब पर बोझ पड़ रहा है। साथ ही लॉकडाउन के बाद ही लोगों की माली हालत बेहद खराब है, बावजूद इसके महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि बीते दिनों गैर अनुमति के राजबाड़ा पर प्रदर्शन करना पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत अन्य 2 विधायकों को भारी पड़ा था। इनके खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। एक बार फिर नियमों को अनदेखा कर इन्हें भारी पड़ सकता है। पूरे मामले में एसडीएम ने जांच के निर्देश भी दे दिए। अब देखना होगा कि नियमों की अनदेखी पर इस बार इन्हें कैसे समझाइश दी जाती है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। मंत्रालय में तीनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक में नामों को लेकर अंतिम मुहर लगाई गई है। हालांकि अभी भी एक दौर मंत्रिमंडल को लेकर होना बाकी है, जिसके तहत ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व से अंतिम नामों पर अपनी मुहर लगवाएंगे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी शिवराज मंत्रिमंडल में सिर्फ 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें से 2 मंत्री सिंधिया समर्थक हैं। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया में जुबानी हमला बोला है। शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। माना जा रहा है कि उपचुनाव के पूर्व भाजपा विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इन संभावनाओं के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि जिस दिन शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होगा उस दिन शिवराज सरकार की विदाई तय हो जाएगी। अपने इस दावे का आधार पेश करते हुए उन्होंने बताया कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग से इस बात के साफ संकेत भी मिल गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक अपनी उपेक्षा से नाराज हैं। सरकार में बैठे लोग उनकी बात नहीं सुन रहे, ऐसे में असंतोष बढ़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री घनघोरिया ने भाजपा के कई वरिष्ठ विधायकों के नाम लेकर बताया कि इन विधायकों को अभी तक मंत्री न बनाए जाने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ असंतोष बढ़ गया है और जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन होगा उस दिन इस सरकार की विदाई हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अल्प समय, अल्पमत और अल्प मंत्रिमंडल की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पूर्व मंत्री के इस बयान के बीच प्रदेश की सियासत भी गर्म हो गई है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि असंतोष का भाव भाजपा में कहीं न कहीं सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर कलेक्टर की तारीफ की है। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर कलेक्टर के कोरोना मॉडल की प्रशंसा करते हुए अन्य जिले के कलेक्टरों को भी इससे प्रेरणा लेने की अपील की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश भर के कमिश्नर और कलेक्टर शामिल हुए।
इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की तारीफ की। सीएम ने कहा कि ग्वालियर कलेक्टर ने कोरोना मॉडल को अच्छी तरीके से अंजाम दिया, यही वजह है कि उसके परिणाम भी सकारात्मक रहे हैं। और जिस तरह से ग्वालियर कलेक्टर ने कोरोना मॉडल पर काम किया, वैसे प्रदेश के अन्य जिलों को भी फॉलो करना चाहिए। हम आपको बता दें कि ग्वालियर ज़िले में करीब 23,000 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें अब तक कुल 310 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 255 लोग अब ठीक होकर घर जा चुके हैं। जिले में केवल 52 एक्टिव केस अभी मौजूद है। इस उपलब्धि के बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सीएम की तारीफ को अपनी टीम की मेहनत का नतीजा बताया है। कलेक्टर ने कहा कि अभी कोरोना को हराने के लिए संघर्ष लंबा करना पड़ेगा। सीएम से मिली तारीफ पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि ये उनकी पूरी टीम की कामयाबी का नतीजा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग अभी बाकी है, जिसके लिए जनता को भी उनका सहयोग देना पड़ेगा। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज आई रिपोर्ट में नगरीय प्रशासन विभाग में पदस्थ एक आईएएस अधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। साथ में उनकी धर्मपत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। विधायक कुणाल चौधरी ने तीसरी बार अपना टेस्ट कराया है, जिसके बाद तीनों ही टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजधानी में कोरोना का खतरा कम नहीं हो रहा है। इसमें नगरीय प्रशासन विभाग में पदस्थ आईएएस अफसर और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित मिले हैं। राजभवन में आज फिर 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये सभी ग्वालियर की 14वीं बटालियन सी कंपनी के जवान बताए जा रहे हैं। आज तक राजभवन की सुरक्षा में लगे 1 दर्जन से ज्यादा जवान पॉजिटिव मिल चुके हैं। राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ बैरिक में जवानों के लिए जरूरत के लिहाज से पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण इस कंपनी के बाकी जवानों को दूसरी जगह क्वारंटाइन कर नई कंपनी के जवानों को सुरक्षा में तैनात करने की तैयारी शुरू हो गई है। भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को ये निर्देश दिया है कि आने वाली 1 जुलाई से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अभियान चलाया जाए। लेकिन क्योंकि भोपाल में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या कई ज्यादा है, इसलिए 1 जुलाई से पहले ही अभियान चलाया जाए, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। सीधी में नायब तहसीलदार की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। सुबह सुबह वाहनों की जांच के दौरान ट्रक से ओवरलोडिंग के नाम पर तहसीलदार वसूली कर रहे थे, जिसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की गई। नायब तहसीलदार जितेंद्र तिवारी ने बहरी तहसील में ट्रक वाहनों से अलसुबह वसूली शुरू की, लेकिन इस बार ट्रक चालकों ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस और ट्रक ड्राइवरों ने नायब तहसीलदार को घेरा तो मालूम हुआ कि वसूली के दौरान वो जिला कलेक्टर के नाम का हवाला भी दिया करते थे। मीडिया ने जब इस बारे में पूछा तो नायब तहसीलदार कोई जवाब नहीं दे पाए। अब पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। एक सरकारी अधिकारी द्वारा की जा रही अवैध वसूली का मामला अब चर्चाओं में बना हुआ है। बहरहाल पुलिस अब यह जांच कर रही है कि तहसीलदार कितने समय से यह काम कर रहे थे और उनके साथ कौन कौन शामिल है। मेक इन इंडिया के तहत बिहार के मधेपुरा में देश का पहला स्वदेशी रेल इंजन तैयार किया गया है। ये इंजन 1200 हॉर्स पावर का है और इस इंजन की खासियत ये है कि ये भारी से भारी मालगाड़ियों को चलाने के लिए तैयार किया गया है। अब तक रेलवे के पास जो इंजन थे वो 5 से लेकर 9000 हॉर्स पावर के थे, लेकिन अब ये जो इंजन तैयार किया गया है ये करीब 1200 हॉर्स पावर का तैयार किया गया है। इस इंजन की खासियत ये है कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है, तो वहीं ये इंजन करीब 180 टन वजनी है। इंजन की लंबाई करीब 35 मीटर है और 5410 लोड बिना बैकर लगाए खींचने में ये इंजन सक्षम है। तो वहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फुल लोड लेकर ये इंजन चल सकता है। जब रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे तभी उनके कार्यकाल में इस तरह के इंजन मेक इन इंडिया के तहत तैयार करने की नींव रखी गई थी, जो कि अब जाकर तैयार किए गए हैं। फिलहाल ये इंजन ट्रायल के लिए जबलपुर से होते हुए भोपाल पहुंचा है, जो कि सहारनपुर पहुंचेगा। और इस इंजन की खासियत ये भी है कि ये फुली एसी वाला इंजन है, जो कि लोको पायलट को गर्मियों के दिनों में इस तरह की इंजन को चलाने में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन अब एसी यानी सर्व सुविधा युक्त इंजन बनाने के चलते लोको पायलट है उनको भी सुविधा मिलेगी। और फिलहाल ये जो इंजन है मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है, यानी ये तो पहला इस तरह का रेल इंजन है, लेकिन अभी इस तरह के करीब 800 और
रेल इंजन तैयार किए जा रहे हैं, जो कि रेलवे को और ज्यादा मजबूती देगा। वहीं इस तरह के इंजन में दुर्घटनाओं में भी बहुत कम आशंका है। बुंदेलखंड के छतरपुर में अच्छी बारिश के लिए अब लोग भगवान की शरण में हैं और मंदिरों में जाकर सामूहिक भोज का आयोजन कर वह भगवान को प्रसन्न कर अच्छी बारिश की कामना कर रहे हैं। मानसून की आहट मिलते ही बुंदेलखंड में सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन शुरू हो गया है। देवराजेंद्र को मनाने के लिए और बारिश के पहले भगवान को चतुर्मास पर विदा करने के लिए छतरपुर जिले के गांव और शहरों में बने धार्मिक स्थानों पर जाकर परिवार की महिलाएं सामूहिक चूल्हे बनाकर एक साथ कई परिवार सामाजिक सद्भाव का संदेश देकर भोजन पका रहे हैं। मान्यता है कि बारिश के शुरू होने से पहले भगवान इंद्र को खुश करने के लिए देव स्थलों पर जाकर यदि घर की महिलाएं भोजन में ककरिया और बैगन के भरता को पकाकर भगवान को प्रसाद लगाती हैं तो इससे अच्छी बारिश की उम्मीद होती है, जिसके चलते घर की महिलाएं आज भी सालों से चली आ रही इस परंपरा को निभाती आ रही हैं और इस परंपरा के जरिए यह महिलाएं भगवान से अच्छी बारिश की कामना कर रही हैं। वहीं इन महिलाओं को भी उम्मीद है कि भगवान उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर कुरुक्षेत्र में अच्छी बारिश करवाएंगे। इस परंपरा का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। लोगों को उम्मीद है कि इस तरह से भगवान की प्रार्थना करने से भगवान प्रसन्न होंगे और जल्द ही कुरुक्षेत्र में अच्छी बारिश करेंगे। अजीत जोगी के निधन के बाद में मरवाही की सीट खाली हो गई है और जल्द अब इसमें उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और जनता कांग्रेस तीनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम पिछले 2 दिनों से वहां पर डटे हुए हैं और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि मोहन मरकाम के मरवाही में जाने के बाद में छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि मोहन मरकाम जो उपचुनाव की तैयारी को लेकर रणनीति बनाने नहीं गए हैं, बल्कि वो वहां पर बिखरा हुआ समेटने गए हैं। उनका बीजेपी का कहना है कि जोगी कांग्रेस के नेता ज्ञानेंद्र उपाध्याय जब से कांग्रेस में आए हैं उसके बाद से मरवाही के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी कम नहीं हो रही है। और स्थिति ये हो गई है कि उपचुनाव की तैयारी तो बाद में, बल्कि कांग्रेस को वहां पर जाकर कार्यकर्ताओं को मनाने में पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि चाहे जोगी कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस हो, इनके जो कार्यकर्ताओं के बीच में इतनी ज्यादा फूट है कि उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और बीजेपी ही ये पूरा सीट लेकर जाएगी। बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव को लेकर उनकी अपनी तैयारियां हैं और जल्द रणनीति भी सामने आएगी। जाहिर तौर पर ये उपचुनाव तीनों ही पार्टियों के लिए एक तरह से कहें कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है और ये वजह है कि तीनों ही पार्टियां पूरी ताकत लगा देना चाहते हैं। देखना यह है कि किस पार्टी का डंका यहाँ पर बजता है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर ये भी देखने वाली बात होगी कि तीनों ही पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से साधती हैं, बूथ स्तर पर किस तरह से तैयारी करती हैं और आम वोटर्स को के दिमाग पे किस तरह की चीजें चल रही है और क्या नतीजे सामने आते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरह ही अब गृह और जेल विभाग में भी खाली पड़ी जमीनों का उपयोग किया जाएगा। इन खाली पड़ी जमीनों में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, साथ ही कमर्शियल बिल्डिंग के अलावा जो है रिहायशी इलाकों में उनको तब्दील किया जाएगा, नए भवन बनाए जाएंगे और जो खाली पड़ी जमीनें हैं उनका उपयोग किया जाएगा। जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग में प्रयोग किया जा रहा है, खाली पड़ी जमीनों से पैसा जो है कहीं न कहीं रकम निकालने की कोशिश की जा रही है, वही कोशिश जो है पीडब्ल्यूडी विभाग की तर्ज पर ही गृह विभाग से भी की जा रही है। इसके लिए बाकायदा गृह मंत्री ने इसकी समीक्षा बैठक की है और समीक्षा बैठक के माध्यम से यह तय किया है कि प्रदेश भर के जो थाने हैं या जो जेल हैं वहाँ पे जो एक्स्ट्रा पड़ी जमीन है उनका उपयोग किया जाएगा और उन जगहों पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और जो रिहायशी इलाके उनमें तब्दील किया जाएगा और उससे जो कमाई होगी वो विभाग के काम आएगी। जाहिर तौर पर देखना होगा इसके लिए अब एक रूपरेखा। इन दिनों कोरोना पॉजिटिव के मरीजों में इजाफा हो रही है। पहले शहर में, उसके बाद गांव, अब जंगलों में नक्सलियों से लोहा ले रहे जवानों में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते दिन मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 17 मरीजों की पुष्टि हुई थी, जिसमें 15 मरीज बीएसएफ जवान की है। ये सभी जवान अपनी छुट्टी के दौरान कैंप लौटे थे, उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। क्वारंटाइन के दौरान इन सभी जवानों को सैंपल जांच के लिए भेजा गया, जो देर रात कोरोना की पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। बीएसएफ जवानों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से जहां पूरा जिले में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं स्वास्थ्य विभाग इन सभी जवानों को उपचार के लिए जगदापुर मेगा अस्पताल में भेजा गया है। नक्सल मोर्चे पर तैनात बीएसएफ जवानों के लिए आप नक्सलियों के साथ साथ कोरोना से निपटना एक बड़ी चुनौती बन सकती है। एक ही दिन में 15 जवान पॉजिटिव
आने से नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों में हड़कंप मच गया। बता दें, इससे पहले नारायणपुर कोंडागांव सुकमा में भी नक्सल मोर्चे में तैनात जवान कोरोना की चपेट में आ चुके थे। आप देखने वाली बात यह है, जवानों में पाए गए पॉजिटिव के बाद आप इन जवानों को किस तरह की सुरक्षा का इंतजाम किया गया होगा। शहर में लखोली में लगभग 80 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप समझ गया था। उसके बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन सभी मरीजों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं 2 दिन पूर्व जिले के कांग्रेस विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया। साथ ही उनके साथ के लोगों को भी होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि इस कोरोना महामारी के चपेट में डॉक्टर भी आए हैं, जिसमें 3 शासकीय डॉक्टर हैं और 2 निजी डॉक्टर, कुल मिला के 5 डॉक्टर भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर अब सैंपल लेना तेज कर दिया है और जिन क्षेत्रों में मरीज पाए गए हैं उन्हें विभाग के द्वारा सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन पूरे क्षेत्र में अब नज़र बनाए हुए है और राजनांदगांव शहर को कंटेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद लगातार शासन इन क्षेत्रों में अपना नज़र बनाए हुए है और लगातार जो मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है। बेमेतरा में लॉकडाउन में शिथिलता मिलने के बाद अचानक से टमाटर और सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे लोगों के थाली से सब्जियां गायब होने लगी हैं। बता दें कि बेमेतरा टमाटर उत्पादक में अग्रणी जिला रहा है, जहां लगातार टमाटर की भारी उत्पादन होता रहा है। बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद अचानक टमाटर का रेट जो 20 से 25 रुपए किलो बिकता था वो 80 रुपए किलो तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, करेला और बाकी सब्जियां भी लगभग 50 से 40 रुपए में बिक रही हैं। वहीं इतने भारी भरकम दामों में बिकने के बाद से प्रशासन ने भी कोई सूद नहीं ली है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने कुछ गाइडलाइन जारी किया गया था जिसमें सभी सब्जियों के दाम तय कर दिए गए थे। लेकिन इतने अचानक रेट बढ़ने के बावजूद भी न नगर पालिका ने थोक व्यापारियों के यहाँ दबिश दी है, न ही जिला प्रशासन ने। इधर न्यूज़ 18 ने जानकारी देने के बाद अधिकारी इस मामले में जानकारी लेने की बात कह रहे हैं। बता दें, लॉकडाउन के दौरान सभी सब्जियों के दाम लगभग 40 रुपए से कम ही बिक रहे थे। यही वजह थी कि लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन अचानक बीते 2 दिनों से बड़े दाम से लोगों के सब्जी लेने जा रहे लोगों के पसीने छूट रहे हैं। बता दें कि जब से सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, तब अगर दूसरे जिलों में अचानक किसी चीज़ का रेट बढ़ता है तो उसका असर दूसरे जिलों में भी देखने को मिलता है। यही वजह है कि बेमेतरा में पर्याप्त मात्रा में टमाटर के उत्पादन होने के बावजूद भी यहाँ दाम बढ़े हुए हैं। कुछ सब्जी व्यापारियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि अब अनलॉक शुरू होने के बाद में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा खुलने लग गए हैं, जिससे सब्जियों की मांग अचानक से बढ़ने लगी है, जिसके कारण भी दाम बढ़ रहे हैं। वहीं जो चिल्लर व्यापारी है, उनका कहना था कि उन्हें थोक में ही ज़्यादा दरों पर टमाटर मिले हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें ज़्यादा दरों पर बेचना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या करती है। जिस तरह किसी बड़े मामले में जांच का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेता, उसी तरह अब सूरजपुर जिले में भी लगातार हुए हाथियों के मौत के मामले में जांच का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में 9 और 10 जून को 2 हाथियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी और ठीक तीसरे दिन प्रतापपुर से सटे बलरामपुर जिले में तीसरे हाथी के मौत के बाद पूरे प्रदेश में ही हड़कंप मच गया था। और फिर धर्मजगड़ और फिर धमतरी में हाथियों के मौत के बाद केंद्र सरकार ने भी इसमें गंभीरता दिखाया, जहां मंगलवार को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से 2 साइंटिस्ट के साथ 3 सदस्यीय की टीम बलरामपुर और प्रतापपुर पहुंची और हाथियों के मौत के घटना स्थल पहुंच ग्रामीणों से भी चर्चा किए और आखिरकार निष्कर्ष फिर जांच रिपोर्ट पर जाकर अटक गई। जांच टीम ने बताया कि बलरामपुर और प्रतापपुर में हुए 3 हाथियों के मौत की स्थिति अलग अलग है, जिसमें सेंट्रल से रिपोर्ट आने के बाद ही तीनों के मौत का कारणों का खुलासा होगा। हालांकि तीनों हाथियों के मौत में संक्रमण जैसी कोई बात नहीं है और तीनों की मौत की परिस्थिति भी अलग अलग है। बहरहाल लगातार हुए हाथियों के मौत के मामलों में वन विभाग की लचर कार्यशैली तो उजागर हो चुकी है। ऐसे में यह अलग बात है कि इन बेजुबानों के मौत का खुलासा होगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त और जांच रिपोर्ट ही बताएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियां उत्पादों के देश के बारे में लिखना शुरू करेंगी। ये बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सरकार के साथ कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ जो बैठक हुई, इसमें यह फैसला लिया गया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि इस बैठक में
शामिल हुए थे। 2 हफ्ते के भीतर फैसला लागू होने की संभावना भी है। व्यापारी संगठनों ने इसकी मांग की थी। कल सरकारी ऑनलाइन खरीद प्लेटफॉर्म पर कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखाना अनिवार्य कर दिया गया था। यानी कि आप अब कोई चीज लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर, तो उस पर उस सामान की मैन्युफैक्चरिंग कहां हुई है, कहां का सामान है, ये आपको नजर आएगा। व्यापारी संगठनों ने इसकी मांग की थी और अब ये फैसला लिया गया है। ये बड़ा फैसला, ई कॉमर्स कंपनियां प्रोडक्ट्स के देश की जानकारी देंगी कि ये प्रोडक्ट किस देश का है, कहां से ये आया है, ये जानकारी आपको नजर आएगी। उस देश का नाम लिखना पड़ेगा, उस देश के उत्पादों के देश के बारे में लिखना शुरू करना पड़ेगा। सरकार के साथ कंपनियों के प्रतिनिधियों के जो बैठक हुई, इसमें इस बात का फैसला लिया गया। अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत जो भी अन्य कंपनियां, ई कॉमर्स कंपनियां, उनके प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद थे और यह फैसला लिया गया है 2 हफ्ते के भीतर फैसला लागू होने की संभावना है। 2 हफ्ते के भीतर यह फैसला लागू हो जाएगा और अब प्रोडक्ट 2 हफ्ते के भीतर जब आप नजर मारेंगे उन प्रोडक्ट्स पर तो आपको नजर भी आएगा कि ये किस देश का प्रोडक्ट है। और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लद्दाख में भारतीय सेना की तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना ने लद्दाख में T-90 टैंक की तैनाती कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लद्दाख में सेना अपनी तैयारी कर रही है और इस तैयारी को और तेज कर दिया गया है। और यहां सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सेना ने लद्दाख में T-90 टैंक की तैनाती कर दी। तो लद्दाख में भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को और तेज और मुकम्मल करना शुरू कर दिया है और इसी के तहत सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि यहां T-90 टैंक की तैनाती कर दी गई है। और आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपको बता दें, कोरोना के खिलाफ मध्य प्रदेश में एक नया अभियान अब चलाया जाएगा और इसका नाम दिया गया है किल कोरोना अभियान, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने भी किया था जब वे मजदूरों से और रोजगार प्रदाताओं से बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि हम किल कोरोना अभियान भी चलाने वाले हैं। 1 तारीख से इसकी शुरुआत होगी, 1 जुलाई से यह किल कोरोना अभियान शुरू होगा। जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने ये निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत पूरे राज्य में सर्वे किया जाएगा, घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। सार्थक ऐप पर जानकारी अपलोड उसमें की जाएगी और लक्षण के आधार पर संदिग्ध रोगी देखे जाएंगे। सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ ही डेंगू, मलेरिया, डायरिया की भी जानकारी ली जाएगी क्योंकि मॉनसून भी आ चुका है और ऐसे में सरकार की तरफ से यह कदम उठाया जाएगा। विंदुशल हर विषय पर चर्चा हुई। कोविड मित्र एक है जो 6 माह तक डेली कंटेनमेंट एरिया और दूसरे स्थानों की मॉनिटरिंग करेंगे। इन्हें स्थानीय स्तर पर 1500 रुपया महीना देने का भी तय किया है। स्वास्थ्य विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। इसी तरह से कोविड वॉलंटियर भी हैं, ये सब लोकल बॉडी ने हैंडल करेंगी और ये वॉलंटियर भी सर्वे करेंगे और सार्थक ऐप को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।